अगर कोई स्टूडेंट है, अगर आज वो आपका वीडियो देखता है और आज से वो तैयारी करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वंदरोगा की पोस्ट हम जैसा देख पा रहे हैं अपकमिंग 2025 में मई में होने वाला है, क्या इतने कम समय हम्म। में तैयारी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? तो उतने कम समय में तैयारी हो सकती है। कैसी जॉब प्रोफाइल है वंदरोगा की? कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? वंदरोगा का सिलेबस था वो क्या था और कैसे आपने उसकी तैयारी स्टार्ट करी? कोचिंग वगैरह तो मैंने कुछ ली नहीं थी, बाकी जितना भी किया सेल्फ स्टडी से किया। साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इनको कैसे कैसे आपने कवर किया? क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो कैसे करते थे? आपको कैसे लगता था कि यार ये टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर ऐसे एमसीक्यू मुझे तैयार करने हैं, वो कैसे प्रिपेयर किया आप? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में वहीं से करता था, टाइम बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन नोट करके। तो उनके वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। बाकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, वो हम्म। बहुत अच्छी बुक है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और एक ऐप है एनसीईआरटी का, उसमें यूपीएसएससी है वो थोड़ा सा, अगर आप उसके पैटर्न पर जाएंगे तो क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पर करने लग गया है, जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर स्टेटमेंट्स में पूछता है, जहां पर हम्म, आपको दो दो आंसर आने चाहिए। तो इस पैटर्न के हाँ लिए कैसे कोई प्रिपरेशन कर सकता है? आपको क्या लगता है जी। कि बंदरों का एग्जाम के लिए किसी स्टूडेंट को कोचिंग लगाना जरूरी है, या अगर वो सेल्फ से चाहे तो भी कर सकता है? इधर उधर का हमें नहीं पता क्या आ जाए, वो सबके लिए सरप्राइज है। लेकिन जो सिलेबस से जी। आएगा एटलीस्ट वो तो सरप्राइज नहीं रहेगा, वो तो कर सकेंगे। तो पहला ये है कि जी। सिलेबस जितना हो सके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज हमारे बीच में है। बहुत ज्यादा डिमांड आप लोगों की थी कि वन दरोगा कैंडिडेट्स को लाया जाए, तो आप लोगों की डिमांड्स पर, आपको पता है माई टॉक शो आपकी डिमांड्स को बहुत जल्दी पूरा करता है, तो वन दरोगा के कैंडिडेट्स को हम आपके बीच में लाए हैं। और कुछ समय पहले हमने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि जल्दी वन दरोगा के जो कैंडिडेट हैं वो आने वाले हैं, तो अपने सवाल हमें लिखकर भेजिए कि क्या आपका सवाल है। बहुत सारे सवाल आपने करे थे, उन सवालों को आज हम पूछेंगे अपने गेस्ट से। साथ ही अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं अपकमिंग, बहुत सारे बंदरोगा से हमारी बात हुई है जो शो पर आने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद उनकी गाइडेंस रहेगी। तो अगर आपका कोई भी सवाल होता है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में अगर कोई भी आपको मन में डाउट्स होता है वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका माई टॉक शो में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जी, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, क्या क्या आपने शिक्षा ग्रहण की है, साथ ही आपको तैयारी में कितना समय लगा? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमारे व्यूवर्स को दीजिएगा। जी, मेरा नाम सतपाल सिंह है और मैं चमोली गैरसैंण क्षेत्र का निवासी हूँ। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी 12th तक, वो तो मैंने गैरसैंण ब्लॉक के जेआईसी बच्चों स्कूल से प्राप्त की है। उसके बाद ग्रेजुएशन हुई मेरी देहरादून से, और एमएससी भी देहरादून से है। फिर उसके बाद बीएड हुआ है पौड़ी गढ़वाल से, जी। पैठानी से। जी, पैठानी से आपने बीएड किया। जी। सतपाल जी, मुझे ये बताइए कि तैयारी में आने की आपने कब, जो आपने वंदरोगा की तैयारी है वो कब से स्टार्ट की और आपने को कितना समय लगा इस एग्जाम को क्रैक करने में? एग्ज़ाम को क्रैक करने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा। वनरोगा से पहले मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था एनबीएस की। जी। बीएड 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, तो उसी दौरान एनबीएस के फॉर्म भी आए थे, हम्म। तो उसकी तैयारी कर रहा था एनबीएस की। तो एनबीएस की तैयारी के दौरान फिर इसके भी री एग्ज़ाम हुए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, एनबीएस और इसका सिलेबस सेम ही था, एनबीएस ऑलमोस्ट क्या है, एक सेम बार था। हमारे व्यूवर्स को एलिब्रेट कीजिए, क्योंकि एनबीएस काफी। एन एनबीएस है नवोदय विद्यालय समिति। तो वहाँ पे जी। जो टीचिंग रिक्रूटमेंट के एग्जाम होते हैं वो उस टाइम पे चल रहे थे। जी। जी, बताइए। एनबीएस का जो रिटर्न वाला एग्जाम था वो क्लियर हुआ था मेरा। उसमें से जी। 500 स्टूडेंट लिए थे ऑल इंडिया में। जी। बट इंटरव्यू में मेरे को खास अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम्म। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें। जी, मुझे ये बताइए, जब हम्म। आपने तैयारी करना स्टार्ट की, क्योंकि 2019 में वनदरोगा का फॉर्म आया था, देन उसके बाद हमने देखा कि वनदरोगा का एग्जाम जो था ऑनलाइन मोड में करवाया गया। 25 से 30 हम्म, शिफ्ट में वो एग्जाम हुआ था, फिर उस एग्जाम में काफी हाँ। धांधलियां सामने आई थी, देन वो कैंसिल हुआ। तो इस दौरान आपने जो तैयारी है वो कैसे की? क्या आपका पहले भी सिलेक्शन हुआ था या फिर आपका सेकंड वाले एग्जाम में सिलेक्शन हुआ? नहीं, पहले सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन तैयारी की थी पहले टाइम, मैंने काफ़ी सीरियस तैयारी की थी। हम्म। तो सिलेक्शन तो हुआ नहीं पहले टाइम पे, लेकिन जी। नंबर ठीक थे पिछले बार भी जो आए थे, मेरे 72 के अप्रॉक्स आए थे। हम्म। तो उस बार सिलेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम जब दोबारा इसका री एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम सिलेक्शन हो गया था।
जी। मुझे बताइए, आपका जो वंद रोगों का सिलेबस था वो क्या था और कैसे आपने उसकी तैयारी स्टार्ट करी? क्योंकि अपकमिंग वंद रोगों का एग्जाम होने वाला है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, साथ में वो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, शहरों में नहीं आ सकते हैं। तो कैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी? क्या सिलेबस था? क्या आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? कुछ एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए। कोचिंग वगैरह तो मैंने कुछ ली नहीं थी, क्योंकि सिलेबस, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो सिलेबस काफ़ी हद तक नोन में था। तो उतनी दिक्कत नहीं पड़ी कोचिंग वगैरह लेने की। बाकी जितना भी हम्म। किया सेल्फ स्टडी से किया। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर से कि हाँ तुम कर सकते हो, तो फिर अच्छे से किया, प्रिपेयर तो हो गया। जी। मुझे सिलेबस से स्टार्ट कीजिए, क्या आपका सिलेबस था? सब्जेक्ट्स वाइज हम लोग चलेंगे, तो पहले तो आप सिलेबस मुझे तो सिलेबस इसमें बताइए। है जो यूके ट्रिपल एस ने दिया था, वो था 9th 10th की साइंस। क्योंकि उस जी। दौरान मैं स्कूल में पढ़ा भी रहा था साइंस वगैरह, तो उतना मुझे टफ लगा नहीं सिलेबस। तो हम्म। जितनी भी की मैंने सेल्फ स्टडी की, और मेन चीज़ है प्रैक्टिस और रिवीजन। जितना जी। प्रैक्टिस और रिवीजन होगा तो सक्सेस के चांस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। जी, आपने तो इसमें बोला। मैंने प्रैक्टिस जी। प्रैक्टिस के लिए इसमें मैंने फॉलो किया। एक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जी। एक ओलंपियाड होता है, तो उसके क्वेश्चन वगैरह लगाए। हम्म। आपने ये उनके मतलब बताया। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी तो उतने ज़्यादा चांस सिलेक्शन के। जी जी, थोड़ा सा एलिब्रेट करिएगा इसको। आपने बोला 9th 10th का साइंस का सिलेबस था। अगर हम देखें 9th 10th में, तो स्पेसिफिक आपने पहले 9th का बताइए कि जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस है, तो साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इनको कैसे कैसे आपने कवर किया, ये जरा सा पहले बताइए 9th का, देन हम 10th पर आएंगे। 9th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पोर्शन है फिजिक्स, और 10th में भी सेम ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक। जी। तो जो सिलेबस है उसमें तो सेम वही दे रखा है उठा के, बिल्कुल एटीजी जैसे एनसीईआरटी में सेम सिलेबस भी है। उसमें बस टॉपिक वाइज सिलेबस देखा और टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़े। पूरी हम्म। एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन टू लाइन बाई। उसको हम्म। समझना भी है, मतलब रटने के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना है। अगर रटने के कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाए। और हम्म। जो एक्टिविटीज वाला उसमें पोर्शन रहता है उसको भी मतलब प्रॉपर समझना है। उसके सॉल्यूशन भी मतलब समझने हैं, ये ऐसे वैसे एक्टिविटी रहती है ना एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत ज़्यादा, तो जी उन जी। एक्टिविटी को भी देखना है। और एनसीईआरटी से तो पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं अ, छोड़ना है एनसीईआरटी। बिल्कुल, आपने बताया एनसीईआरटी पूरी जी। पढ़नी है, बट आपने कैसे पढ़ी? हम्म। क्या आप नोट्स बनाते थे या बुक में ही हाईलाइट कर कर नहीं नहीं पढ़ते नहीं, थे? कैसे बुक में ही एनसीईआरटी पढ़ते थे हाईलाइट आप? करता था। मैं तो ठीक। बस नोट्स वोट्स बनाता नहीं था, बुक में जो इंपॉर्टेंट लगता था उसको हाईलाइट कर लेता था। अब कुछ मिसिंग जी। होता था तो वहीं पे साइड में लिख देता था, या फिर उसमें जी। एडिशनल स्टिक नोट लगा के वहाँ पे मेंशन कर देता था। तो इस जी। टाइप से। तो आपने सिर्फ 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है, इसके अलावा भी कोई सोर्स हाँ। आपने अपनाया? नहीं, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं। जैसा हमने देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अब साइंस हम्म। पढ़ लेते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको पता है कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं, एमसीक्यू आता है। तो हाँ आप जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो कैसे करते थे? आपको कैसे लगता था कि यार ये टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ऐसे एमसीक्यू मुझे तैयार करने हैं, वो कैसे प्रिपेयर किया आप? हाँ, मैं मेन चीज़ तो यही है। जब आप पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को तो आपको ये दिमाग में ले के चलना है कि इससे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो उस वे हम्म। में थिंक करना है। आप जब उस वे में सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, हाँ ये वाला पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट है या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम्म। वो थिंकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो तो ये मेन चीज़ कैसे मेरा आप, ऐसे जी, ये बताइए आपने ये कैसे इस चीज को फिल्टर आउट किया? ये ऐसा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप अगर मान जी। लो क्वेश्चन लगाओगे काफी सारा तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर धीरे हम्म। धीरे सब्जेक्ट का कि इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम्म। कुछ बना नहीं सकता एग्जामिनर। बस ये आइडिया धीरे धीरे आप गैस करने लग जाओगे कि यही क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मेन चीज़ है हम्म। प्रैक्टिस। जब तक हम्म। प्रैक्टिस नहीं करेगा इंसान तब तक इंसान वो नहीं कर सकता, जज नहीं कर जी। सकता कि क्या पूछ सकता। जी। इसका आपने बताया, ये सिलेबस जो था आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी, साथ में हाँ एनसीईआरटी। एमसीक्यू वगैरह के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या फिर कैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को मतलब पढ़ते थे? एमसीक्यू के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, साइको नाम से। अब तो वो वीडियो नहीं डालते शायद रेगुलर। उस टाइम पे वो बहुत जी। रेगुलरली वीडियो डालते और काफ़ी अच्छा मतलब उनका वो था कंटेंट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम्म। में वहीं से करता था, टाइम बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन नोट करके। तो उनके वहाँ हम्म। से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। बाकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, वो हम्म। बहुत अच्छी बुक है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और एक ऐप है एनसीईआरटी का, उसमें ओलंपियाड के क्वेश्चन रहते हैं या हम्म। मॉक टेस्ट रहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड हम्म। टॉपिक वाइज।
तो उस हम्म। ऐप से मैं क्वेश्चन लगाता था। जी। मुझे ये बताइए कि क्या बंदरोगा के लिए आपका पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि आप टीचिंग भी कर चुके हैं, आपको क्या लगता है जी। कि बंदरोगा एग्जाम के लिए किसी स्टूडेंट को कोचिंग लगाना जरूरी है, या अगर वो सेल्फ से चाहे तो भी कर सकता है? देखिए, सेल्फ से भी हो सकता है, अगर किसी को कोचिंग की नीड है तो उसे लेनी चाहिए। मतलब आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको लग जाएगा हम्म। कि हाँ, ये टॉपिक मेरे जान पहचान के हैं या सुने हैं कभी, या मैं कर हम्म। सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, खुद एक जज कर लेता है इंसान। हम्म। अब वो तो खैर मैंने पढ़ा हुआ था तो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था कि कोचिंग की जरूरत तो है नहीं, पढ़ाई हुआ है सारा। तो मैंने हम्म। ज़्यादा टाइम उस टाइम पे मैंने मॉक लगाए। हम्म। अच्छा, मौका आपने लगाए। और क्या लगता है आपको कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि एनसीईआरटी आपने देखा एनसीईआरटी है। तो बहुत बार। जी। एनसीईआरटी मतलब एक ऐसी बुक है, ये मतलब एक ग्रंथ टाइप का, इसको जितने बार पढ़ोगे आपको हर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये इस बुक हम्म। की खासियत लगती है मुझे, एनसीईआरटी को जितने बार पढ़ोगे उतने बार इसमें से कुछ नया निकलेगा। हम्म। तो यह इसका मतलब जितना तो रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कर लो। काफी बच्चों को ना दिक्कत आती है एनसीईआरटी पढ़ने में, हाँ समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब हम स्कूल हाँ। लेवल पर होते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, थोड़ा हम्म उनका पढ़ाने का तरीका बोरिंग होता है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या हम्म। होता है कि हमें हर चीज पढ़नी है। तो कैसे उसको एक बेस्ट तो मतलब चीज तरीका है पढ़ने का कि हमें जो चीजें याद भी हों? सबसे पहली बात, एनसीईआरटी तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कुछ सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं और मैंने एनसीईआरटी उठाई और मेरे को सब आने लग जाएगा, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। उस हम्म। सब्जेक्ट के बारे में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप एनसीईआरटी के बुक को समझ सकते हो पढ़ के। हम्म। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो भी आपको बुक में जो टर्म लिखे हुए हैं एक एक टर्म को समझना है, या गूगल कर लो या यूट्यूब से देख लो। जब तक वो क्लियर नहीं हुआ तब तक कोई फायदा नहीं। क्योंकि तो एनसीईआरटी में उतना ब्रीफ नहीं रहता है, एक टर्म में कुछ लिख देगा तो वो टर्म्स के आपको पता होनी चाहिए क्या मीनिंग है। तो ये बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे? कोई स्टूडेंट है, अब बेसिक्स सही नहीं है, वो भी चाहता है तैयारी करना, तो उसके बेसिक्स कैसे सही होंगे? उसके लिए क्या सोर्स वो अपनाए? कुछ आप अगर गाइड कर पाए तो। बेसिक तो यही है, यूट्यूब का सहारा ले सकता है या तो और बेसिक बुकों पे जा सकता है, जैसे एट्थ सेवन्थ की बुक पढ़ सकते हैं। जी। अच्छा, तो मतलब उसमें बेसिक लोअर क्लियर क्लास हो की जाए। बुक। हाँ, जी। और लोअर क्लास के आपको जाना पड़ेगा। जी, लोअर क्लास की बुक पढ़ के। और ये बताइए, जब आप पढ़ाई करते थे तो कितना टाइम पीरियड, मतलब होता है ना कि दिन का शेड्यूल क्या रहता था आपका, कितने घंटे आप पढ़ते थे? देखो, जब फर्स्ट टाइम था तो उस टाइम तो मतलब मैं स्कूल छोड़ दिया था तैयारी के लिए, क्योंकि टाइम हम्म। मेरे को बिल्कुल नहीं मिलता था, तो स्कूल छोड़ दिया था। उस टाइम पे मैं पढ़ता था, पूरा दिन भर ही पढ़ता था, लगभग रात के 1 बजे तक। फिर सुबह हम्म। 8 बजे से ऐसे ही शेड्यूल था। हम्म। बीच में बस खाने वाने का ब्रेक होता था, हम्म। नॉर्मल। हाँ, मतलब एवरेज जी। अगर मैं निकालूं, क्वालिटी आवर्स निकल जाते होंगे 6 घंटे। अच्छा, मतलब बाकी 6 घंटे जब आप पढ़ाई। सेकेंड टाइम पे तो सिर्फ मैंने मॉक ही लगाए। जी। दिन में 200-300 मॉक लगाता था और बाकी रिवीजन। अच्छा, 200-300 मॉक आप लगाते थे? हाँ हाँ। अच्छा, मुझे एक मतलब चीज ऐसे बताइए। टार जी। मॉक ऐसे ऐप वाले मॉक तो ऐसे ही थे मेरे, जैसे शाम को ही फिर जाता था घूमने, तो पचास हम्म। सौ क्वेश्चन तो उसी टाइम पे लग जाते थे हम्म। घूमते घूमते। तो हम्म। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मॉक लगाने में ना, क्वेश्चन लगाने में। और मेन चीज़ है, जी। क्वेश्चन जितने लगाओगे उतना समझोगे, उतना जी। ज़्यादा इजी होता रहेगा। जी। मुझे अपने पेपर के बारे में बताइए, क्योंकि आपका पेपर बहुत कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी के बाद दोबारा पेपर हुआ था। तो कैसा आपका पेपर आया था? क्योंकि न्यूमेरिकल के पोर्शन उसमें कितने थे, क्या कितना थ्योरेटिकल था? कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें? क्योंकि आपने देखा है बायो तो जी। थ्योरी आती है कंप्लीट, और फिजिक्स और हम्म केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन चीजों को कितना आपके एग्जाम में आया था और कैसे उनको प्रिपेयर करें? जो पेपर आया था वो लगभग लगभग सिलेबस से ही आया था, बायो पोर्शन को छोड़ के। तो जो हम्म। फिजिक्स का पोर्शन था वो तो बिल्कुल सिलेबस से ही था, और हम्म। केमिस्ट्री हम्म। का भी बिल्कुल इजी। हम्म। बस थोड़ी दिक्कत हुई बायो के पोर्शन में, वो हम्म। थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस था। तो ये तो हर हम्म। एग्जाम में होता है, देखो आउट ऑफ द बॉक्स तो आती रहती है, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको पहले तो सिलेबस कवर करना है, फिर बाकी चीज़ों के बारे में बाद में सोचना है। जी। विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले वो सोचते हैं कि मेरे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पहले उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम्म। तो पहले आपको पहले पूरा सिलेबस कवर करना है, जो बाद में आएगा वो बात की चीज़ है। पहले जितना सिलेबस में दिया है एटलीस्ट उतना कवर कर लें आप हम्म। अच्छे से, मतलब हम्म। बिल्कुल अच्छे से, अगर आ गया उसमें से तो छूटे ना। तो हम्म। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल इजी थी, इजी लगी, फटाफट हो गया था। बायो में थोड़ी दिक्कत हुई, बायो में कम नंबर भी आए, जबकि मैं बायो बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन वो काफ़ी आउट ऑफ द सिलेबस थी। जी। तो
हम्म। न्यूमेरिकल का बताइए कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे इनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मतलब होता है ना कि न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज होती है। एट अ टाइम अगर आपकी हम्म। प्रैक्टिस नहीं है तो आप उन पर तुक्का भी नहीं मार सकते हैं, तो कैसे उनकी प्रैक्टिस तुक्का की भी जाए। सही हो। तो न्यूमेरिकल के लिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस। जितना जी। आप प्रैक्टिस करोगे, जितना जी। कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स में ऐसा है कि अगर आप रटने चले गए तो आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं होने वाला। उसके लिए तो बस जी। कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे तो उतने हम्म। अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकता है इंसान। और उसके बाद जी। प्रैक्टिस। पहले कॉन्सेप्ट को जी। अच्छे से समझे, फिर प्रैक्टिस। फिजिक्स का तो ऐसा है, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी न्यूमेरिकल पे पकड़ अच्छी होगी। जी। आ, ये तो आपका 9 10 का सिलेबस था। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हाँ। अगर हम आप रिकॉल कर पा रहे हैं, जैसे होता है कि अगर हाँ फॉरेस्ट का बाकी। एग्जाम है, फॉरेस्ट का एग्जाम है, स्टूडेंट सोचते हैं क्या पता करंट अफेयर आ जाए या फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज आ जाए हम्म। जो वन रिपोर्ट होती है, या ऐसी कोई क्वेश्चंस हम्म। अगर ऐसा आता है ऐसा कुछ। हाँ ऐसे क्वेश्चन आए थे, जैसे नेशनल पार्क वगैरह आए थे। हम्म। और बाकी एक दो क्वेश्चन और थे, पर वो बायोलॉजी के पोर्शन में थे, जैसे नेशनल पार्क हो गए। हम्म। और ये सबमिट्स होते हैं कुछ, ये हम्म। सबमिट्स आए थे। हम्म। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सबमिट्स हैं वो आए हम्म। थे। और हम्म। फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आती है कि कितने डेंस फॉरेस्ट हैं, कैसा क्या है। इन नहीं, सब सोर्स ये को। फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आई थी। अच्छा, ये नहीं आए थे। अगर हम्म। हम्म। इन सब चीजों को आप प्रिपेयर करके गए, क्या सोर्स आपने इनके लिए अपनाया था। देखो, मेन सोर्स था मेरा एनसीईआरटी। और साइंस हम्म। बैकग्राउंड का तो था ही, मैं साथ में मेरी हम्म। तैयारी अच्छी थी, साइंस में पकड़ अच्छी थी उस टाइम पे। एनबीएस हम्म। का भी मेरा क्योंकि पढ़ा हुआ था तो अच्छी पकड़ थी। तो मुझे ज़्यादा हम्म। साइंस के लिए ज़्यादा सोर्स मैंने नहीं पकड़े। मेनली जो हम्म। सिलेबस था एनसीईआरटी, और क्वेश्चन मैंने इधर उधर से बहुत लगाए, मतलब जी। क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ द सिलेबस भी लगाए साइंस में। और जो हम्म। ये नेशनल पार्क वगैरह है, ये इसके लिए मैंने खाली पिछले साल के जो पेपर हुए थे ऑनलाइन में, जितने भी क्वेश्चन आए थे, हम्म। सारे जितने भी शिफ्ट हुए थे सबका देखा था। तो उन्हीं शिफ्ट के हम्म। क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हम्म। अच्छा, मतलब जो पीवाईक्यू कह रहे हैं आपकी, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है हाँ। एग्जाम में। हाँ। तो हम्म। पीवाईक्यू कैसे देखते थे आप, अदर स्टेट पीवाईक्यू भी देखे थे आपने कि उत्तराखंड में जो साइंस बैग एग्जाम होते हैं उन्हीं के पीवाईक्यू देखते थे आप। देखो, साइंस के लिए तो यहाँ पे उतने एग्जाम हुए नहीं, लेकिन जो कुछ हम्म। भी हुए हैं उनके पीआई की देखे। बाकी जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं पॉली वगैरह या नीट वगैरह के लो लो लेवल के क्वेश्चन, मतलब जो मुझे हम्म। लगता था हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस हम्म। टाइप के क्वेश्चन देख लेते थे। एक चीज आपने नोटिस की थी, लेकिन करंटली जो यूकेएसएससी है वो थोड़ा सा, अगर आप उसके पैटर्न पर जाएंगे तो क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पर करने लग गया है, जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर स्टेटमेंट्स में पूछता है, जहां पर हम्म। आपको दो दो आंसर आने चाहिए। तो इस पैटर्न के लिए हाँ। कैसे कोई प्रिपरेशन कर सकता है, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो। देखो, जो ये पैटर्न है, ये तो सीबीएसई में ये पैटर्न तो चल ही रहा है काफी टाइम से, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ। तो हम्म। सीबीएसई स्कूल का जो एग्जाम आता है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे, असेसन जी। रीजनिंग वाले, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, सीबीएसई की जो बुक्स होती हैं, जो उनके भी पेपर हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हम्म। हो। तो वहां से हम्म। इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छी पकड़ हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, क्या कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि थोड़ा सा आयोग की आदत है सरप्राइज करने की, कभी कभी आउट ऑफ द जी बॉक्स जी। क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या हम्म। रिस्क लेना सही है कि 9 10 के सिलेबस को आप कंप्लीटली कवर कर कर चलें, 11 10 11 12 को इग्नोर करें, या उसके अलावा कुछ ऐसा पढ़ कर जाएं कि एट अ टाइम अगर कोई क्वेश्चंस बाहर से आ रहा है तो हम उसे पढ़ पाएं, क्या इस पर आप क्या क्या राय है। देखो, मेन चीज तो है सिलेबस। जो सिलेबस दे दिया है तो मेरे हिसाब से पहला फोकस तो सिलेबस पे होना चाहिए, चाहे वो सेम रहता है या चेंज हो गया, तो प्राइमरी फोकस सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि अब इधर हम्म। उधर का हमें नहीं पता क्या आ जाए, वो सबके लिए सरप्राइज है। लेकिन जो सिलेबस से हम्म। आएगा एटलीस्ट वो तो सरप्राइज नहीं रहेगा, वो तो कर सकेंगे। तो पहला ये है कि हम्म। सिलेबस जितना हो सके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर ले। जी। मतलब ऐसा होना चाहिए सिलेबस में से कुछ भी आ जाए, मतलब छूटे ना। क्योंकि अगर वो हम्म। छूट गया तो आप और उससे पीछे हो गए, ऑब्वियस सी बात है। सिलेबस को तो हम्म। छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप अदर चीज़ों के लिए जा सकते हो। अदर चीज़ बाद हम्म। में सोचें, पहले सिलेबस पे फोकस करें। आ, हम्म। ये चीज भी बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर आज वो आपका वीडियो देखता है और आज से वो तैयारी करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वन दरोगा की पोस्ट हम जैसा देख पा रहे हैं अपकमिंग 2025 में मई में होने वाला है, तो बस 7 से 8 महीने हैं किसी भी स्टूडेंट्स के पास। हम्म। क्या इतने कम समय हम्म। में तैयारी हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, ये जरा सा बताइए। देखो, उतने कम समय में तैयारी हो सकती है, अगर मतलब हम्म। किसी को लगता है जेन्युइनली, अगर वो
लगता है उसको कर सकता है तो वो बिल्कुल कर सकता है एग्जाम को। आप मतलब अंदर से आवाज आ गई किसी के, वो निकाल सकता है, कोई ऐसा टफ एग्जाम नहीं है। इजी हम्म। एग्जाम है, उतना टफ नहीं है। तो आराम से हो सकता है, अगर मतलब किसी ने अपने 100% डेडिकेशन के साथ करेगा तो 100% है कि हो जाएगा। जी। और हम्म। होता है कि अगर आप वेरियस, जैसे होता है ग्रुप सी कॉमन हाँ। सिलेबस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे आपके सराउंडिंग में लोग मिल जाते हैं, या बहुत सारी कोचिंग इजीली अवेलेबल हो जाती है, कंटेंट अवेलेबल हो हम्म। जाता है। तो मुश्किल होता है कि साइंस की आप तैयारी कर रहे हो और लिमिटेड एग्जाम्स हैं, तो उन सबके मटेरियल को इकट्ठा करने में, पढ़ने में कितनी मुश्किलें होती हैं। मुश्किलें तो होती हैं, देखो थोड़ी बहुत मुश्किलें तो होंगी, लेकिन हम्म। ये है ठीक है। मुश्किलें नहीं होंगी तो फिर मजा ही क्या रह जाएगा, है ना। जी। मुश्किलें भी जरूरी है, लेकिन कोचिंग से बेहतर सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी में आप मतलब काफी आगे निकल जाओगे, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी जी। इंसान करता है तो उस पर खुद मेहनत करता है समझने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में याद जी। रहती है और अच्छे से इंसान समझ जाता है। कोचिंग में ऐसा सब कुछ जी। परोसा हुआ मिलता है, तो वहाँ पे इंसान थोड़ा ढीला हो जाता है। कोचिंग का आप सारा ले सकते हो एज अ रेफरेंस, अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे अटक रहे हो आप, तो उसको देख लिया या कोचिंग वालों से पूछ लिया, समझ लिया। हम्म। लेकिन मेन प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से। जी। थोड़ा सा जो व्यूअर्स का हमारे कंसर्न रहता है, कैसे जॉब प्रोफाइल है वंदरों की, कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, अगर आप बता पाएं तो। देखो जॉब में चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। नॉर्मल जॉब से थोड़ी डिफरेंट जॉब है, वर्दी की जॉब है। वर्दी की जॉब में मतलब उतना वो नहीं रहता, कोई मतलब सोचे ज़्यादा रिलैक्स वगैरह होगा, तो ऐसा नहीं है। वर्दी की जॉब मतलब 24 आवर्स की होती है, आपको मतलब इमरजेंसी में कभी भी जा सकते हैं, ठीक हम्म। है। लेकिन बाकी जो वर्दी वाली जॉब है उससे ये काफ़ी ठीक है, जी। इतना मतलब ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है। जी। बाकी थोड़ी बहुत चैलेंजेस तो हर जॉब में रहते हैं। जी। कितना मजा आ रहा है आपको ज्वाइन कर क्योंकि आप पहले टीचिंग कर रहे थे, then अभी आप वर्दी वाली जॉब में हैं। हम्म। तो आपको पर्सनल लेवल पर कितना चेंजेस देखने को मिला, क्या क्या चैलेंजेस अभी तक आपने फेस किए। देखो, ऐसा है, मतलब शुरुआत में तो काफ़ी खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे हम्म। वही है, इंसान एक चीज़ से बोर हो जाता है, तो ये तो है। हम्म। हमारे मतलब इंसान का नेचर ही ऐसा है, जब तक बेरोजगार थे तब बिल्कुल। तक कोई जॉब चाहिए थी, है नहीं। हम्म। अब जॉब मिल गई तो हम्म। और अच्छा, फिर ऐसा इंसान मतलब ये है टेंडेंसी, भगवान ने बना के कभी खुश नहीं हो सकता, तो वही टेंडेंसी जी। है। जी। मतलब जी। ये है ठीक है, अच्छा ही नौकरी है। हम्म। और पढ़ने का समय मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ने होते का हैं तो कि बहुत उन्हें एक समय। जॉब, हाँ। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपने देखा है कि कुछ लोग हम्म। चाहते हैं कि एक जॉब सिक्योर करना पहले, या आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक जॉब हम्म। सिक्योर करें और अभी आगे की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है ना। तो इस चीज जी। के लिए बताइए कि समय मिल जाता है, कैसे आप लोग तैयारी करते देखो समय तो इसमें मिल जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, मतलब टाइम वाली जॉब। कभी तो आपके पास हैं। पूरा दिन रहेगा, कभी पूरा दिन आप बिजी रहोगे। तो मतलब अगर हम्म। आप ऐसे मैनेज कर सकते हो तो समय है, हम्म। बहुत समय है। हम्म। लेकिन कोई ऐसा होता है ना पर्टिकुलर कि मेरा रात को इतने बजे से पढ़ना ही है, या दिन में मुझे हम्म। 2 से 3 पढ़ना ही है, तो पर्टिकुलर टाइम हम्म। फिक्स नहीं है यहाँ पे। अच्छा। या तो आपके पास कभी पूरा दिन खाली होगा, या तो कभी कभी ऐसा हम्म। भी होता है कि काफी 2 3 दिन आप खाली हो, या तो हम्म। फिर 2 3 दिन बिजी हो। तो इस टाइप की हम्म। मतलब प्रोफाइल है, तो आपको देखना पड़ेगा आप जी। ऐसे में एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बाकी जी। तैयारी करनी है किसी को तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छे एग्जाम की तैयारी करें, ग्रुप बी सी हम्म। ए की। बहुत सारे स्टूडेंटों के जितने भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, देखिए हम कोशिश करते हैं, आप लोगों की बहुत डिमांड थी हमारे लगातार, तो कमेंट बॉक्स है वो भरा हुआ था पिछली बहुत सारी वीडियोस में कि सर वंदरोगा का इंटरव्यू ले लीजिए, और आपके बीच में हम वंदरोगा के सिलेक्टेड जी। कैंडिडेट्स को ले आए हैं। अपकमिंग आने वाले बहुत सारे वंदरोगा के कैंडिडेट से हमारी कांटेक्ट हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि वो भी आए, और आपके अगर कोई भी सवाल रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। संजू जी, अपकमिंग जो स्टूडेंट हैं इनके लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा कि कैसे प्रिपरेशन करें और क्या करें, समराइज अगर हम इसे करें तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो वंदरवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें। देखो सबसे पहली बात मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, है ना। जब अगर अंदर से आप पॉजिटिव होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, तो आप चीज़ें खुद भी खुद कर जाता है इंसान।
जी, तो ये थे हमारे साथ सतपाल जी, जिन्होंने अपना वंदरोगा का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से टॉपर्स की वीडियो देखने के लिए आप नीचे जो हमारे डिस्क्रिप्शन है, इसमें बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, साथ में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए टॉपर्स के साथ एक नए पॉडकास्ट में।